बिलियन डॉलर क्वेश्चन, सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं? मामला पब्लिक वेलफेयर का है या मामला कुर्सी के जरिए पैसे तक पहुंचने का है? इंतहाई अहम सवाल है जो पब्लिक पूछती है। इसका जवाब सियासतदानों को देना चाहिए। उमूमी तौर पर टेलीविजन पर यह डिस्कस नहीं होता, लेकिन हम डिस्कस किए देते हैं। मामला सारा यह है कि कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा जाए या सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा जाए। एक इंतखाबी हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए कौमी असम्बली के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए लगते हैं और सूबाई असम्बली के लिए 203 करोड़ रुपए लगते हैं। और दोनों सूरतों में अगर उम्मीदवार जीत जाता है तो कौमी असम्बली में उसकी नौकरी या तनख्वाह बतौर रुकने कौमी असम्बली सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीना है। सूबाई असम्बली के रुकन की सूरत में 3 लाख रुपए महीना कमा लेगा और अगर मिनिस्ट्री कौमी असम्बली के जरिए उसे मिल जाती है तो 3 लाख रुपए महीना, यानी 5 साल का टेन्योर अगर रुकने कौमी असम्बली पूरा कर लेता है तो कुल 5 साल के दौरान वो 90 लाख रुपए कमाएगा। और इसी तरह से अगर रुकने सूबाई असम्बली अपना टेन्योर पूरा कर लेता है तो वो कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाएगा। यानी 202 से 3 करोड़ रुपए लगाने वाला बंदा 1 करोड़ 80 लाख रुपए टोटल कमाएगा। और इसी तरह से 5 से 6 करोड़ रुपए लगाने वाला बंदा कुल 90 लाख रुपए कमाएगा। तो ये घाटे का सौदा एक सियासतदान क्यों करेगा? सोचने की बात है। सारी लड़ाई कुर्सी की है। कुर्सी की लड़ाई के बाद मामला पैसा जमा करने तक आता है। अब ये पैसा किस तरह से जमा होता है, इसके लिए तमाम तरह अखराजात कहाँ से आते हैं, कौन कौन से वो लीक होल्स हैं जिसके जरिए पैसा कमाने वालों को मिलता है, नाम पब्लिक वेलफेयर का होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे तो नहीं ये धमा चौकड़ी लगी हुई कि हर 2 से 3 साल बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है गवर्नमेंट गिराने के लिए, और गवर्नमेंट गिरती है तो नई गवर्नमेंट बनने के लिए फिर अपोजिशन बनती है। ये बहुत बड़ी गेम है। इस गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नेक्स्ट एपीसी। नेक्स्ट एपीसी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं? प्रोग्राम के इस हिस्से में पलोशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पलोशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपने कारकुनान को रिहर्सल करने का हुक्म दिया है। तो ये किस नौइयत की रिहर्सल होगी और कितने दिनों की रिहर्सल होगी और उसके बाद कब ये एक्टिव होंगे कारकुनान? एक्चुअली मेरे ख्याल में आप पीपल्स पार्टी की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वैसे रिहर्सल की हमारे कारकुनों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस काम के लिए जो है वो हर वक्त तैयार होते हैं और फॉर्म में ही तब आते हैं जब ऑपोजिशन हो, जब कोई तहरीक चलाई जाए, एक उनमें जैसे कहते हैं बिजली दौड़ जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो खुश ही सड़कों पर, रैलीज़ में, तहरीकों में रहते हैं। घर बैठने से वो इज्तनाब करते हैं और उसमें वो अपना पोटेंशियल खोते हैं। लिहाजा अब मेरे ख्याल में ये एक मैसेज है कि तहरीक जो है वो शुरू होगी। ज़ाहिर है थोड़ी सी जो है किस नौइयत की तहरीक होगी? बाय द वे ज़रा हमें भी बताएं ना। इस मुल्क में देखें, आपने देखी है बहुत किस्म की तहरीकें रही हैं। एक तहरीक आपने पार्लियामेंट के सामने भी देखी है जिसका अंजाम APS के साथ अफसोसनाक तरीके से हुआ। लेकिन हम एक अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है उस अवामी तहरीक को हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। लेकिन हाँ, कब तक एक्सपेक्टेड है ये? देखिए, अभी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर है ये एक पार्टी का फैसला नहीं है, उसमें 2 बड़ी और पार्टीज़ हैं, फिर कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सब साथ होंगी और फिर कोई लाएमल तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, आवाम का सड़क पे निकलना तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। आवाम सड़क पे आए, हम भी देखें कि आवाम किस हद तक इंटरेस्टेड है या निकल सकते हैं इस मामले के ऊपर, किस हद तक तंग हैं। हुक्मरानों को भी एक इंडिकेशन हो जाए। आपने देखा इस मुल्क में एक तहरीक चली बहुत जो बुखला की तहरीक थी जी, जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा। तो लिहाजा तहरीकें इस मुल्क में चलती रही हैं। उससे पहले बहुत तहरीकें चलती रही हैं, कुछ इतने अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई और कुछ जो है, लेकिन वो तहरीक चलती हुई नज़र आए ना। अब आप बात कर रही हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की या फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, और वो उसी वक्त मोहम्मद या कारआमद साबित हो सकता है जब PMLN की लीडरशिप भी उसमें
फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए इंटरेस्टेड हो। इस वक्त तो जो अपोजिशन सही तरीके से नज़र आ रही है वो बिलावल कर रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। PMLN तो उसमें बात कर जाती है, आती नहीं है, और उससे बड़ा जो फुकदान है वो लीडरशिप का फुकदान है। यानी अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस या फिर ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर लीड कौन करेगा, ये बड़ा फुकदान है। देखिए लीड बिलावल साहब करेंगे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? देखिए लीड तो सभी कर लेंगे, एक बंदा लीड नहीं करेगा। अगर सब ने मिलके की तो ऑपोजिशन को, जैसे आपको याद होगा MRD थी, फिर ARD थी अभी कुछ अर्सा पहले, लीड तो होने का कोई इतना इशू नहीं है, कोई भी लीड कर लेगा। इशू है ना, क्योंकि अक्टूबर 2019 में हमने देख लिया फजलुर रहमान साहब का जब धरना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी तो लीडरशिप का फैक्टर था जिसकी वजह से वो मायूस हुए। वो बिल्कुल हुआ, लेकिन अब ऐसा मरहला आन पहुंचा इस मुल्क में कि जो इस तहरीक से छुपेगा, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल, देखिए आपको याद होगा अमेरिकी सदर ने कहा था आइदर यू विद अस और यू अगेंस्ट अस। आज मेरे ख्याल में वो मरहला आ गया है कि आप इस मुल्क में सवाल होगा कि या आप आवाम के साथ हैं या आप आवाम के साथ नहीं हैं। एक लकीर खींच चुकी है। अब जो पार्टी लकीर के उस तरफ जाना चाहती है चली जाएगी, या हीले बहाने अगर कोई करना चाहता है तो वो भी साफ नज़र आ जाएंगे। लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले काफ़ी सालों के लिए सियासत में उनको बड़ा धचका, ये एक बड़ा, और जहाँ तक PMLN का सवाल है उनको भी शहबाज शरीफ साहब को भी इस पर एक गौर करनी है, बिल्कुल गौर करना पड़ेगा कि ऑपोजिशन। आपको लगता है आएंगे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और किसकी सदारत में होगी? अगर वो ना भी आए, नहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगी, पहले भी होती रही है। अच्छा, लेकिन उसके फैसले क्या हैं, और ये तहरीक में मैं पर्सनली समझती हूँ कि ज़रूर मैं नहीं देखती कोई ऑपोजिशन पार्टी से अलग रह सकेगी, रहना भी चाहे तो। और -1 की तरफ आप लोग जाना चाह रहे हैं, या अगर ये कोई मूव चलती है तो उस मूव का मकसद क्या होगा? निज़ाम लपेटना, -1 की तरफ जाना, या जिस तरह खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि -162 होगा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि -3 होगा, तो ये माइनस की गेम किस तरफ जाएगी अगर आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लेते हैं? आई डोंट नो, गेम को इतनी कामयाब नहीं हो सकती। देखिए हाँ, माइनस अगर आप कर दें लेट्स सपोज इमरान खान साहब को, तो उनकी पार्टी का कोई दूसरा आदमी स्टेप इन कर जाए, लेकिन जो हमें पता है कि पार्टी फिर भी उनके हाथ में ही रहती है, जो लीडर होता है, और वही फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल -1 से मामलात हल होने वाले हैं, और ये तो खैर उसमें जब सारे बैठेंगे तो फैसला करेंगे कि क्या इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन माइनस का फॉर्मूला इस मुल्क में मैं नहीं समझती। आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, उससे पहले हमारे साथ हुआ, लेकिन क्या हुआ जब गिलानी साहब गए, मतलब एक कंसोलिडेटेड जब पार्टी होती है तो फिर लीडरशिप ही फैसलों पर अमल दरामद करती हूँ। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा मुझे इनके यहाँ भी नज़र नहीं आता जो कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई, अनलेस के कोई बहुत बड़ी डिफेक्शन हो जाए, जैसे 4 Ps बन गए थे, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर भी क्या फ़ायदा है। मतलब ये टीम तो वही है। अब शुरू हो जाएं PIA से, अनफॉर्चुनेटली हवाबाजी से, बिजली से, आपकी पेट्रोलियम पे आप आ जाएं, आपकी खुसरो बख्तियार साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ओवर रूल करे, वो कौन माफिया है जो इतना ताकतवर है कि वो ऐसे फैसले करवा लेता है? इसका मतलब है कल को माफिया कहे कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, खुदा न ख्वास्ता, तो फिर ये वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे? मतलब ये इतने हाथ बंधे हैं। बात नहीं है, चलिए तो मैंने एक एक्सट्रीम आपको दिया, कल को कुछ भी कह दें, कुछ भी कहते हैं माफिया, एक्चुअली सवाल उनसे होगा। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स से आप बड़ी पुरानी वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सवाल बनते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नैब जाली केसेस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, और हो भी ऐसा रहा है, बाज़ औक़ात लगता है ऐसा है कि हो रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत सारी सियासी जमातों के साथ, इंक्लूडिंग PTI, वो हम देख रहे होते हैं। लेकिन जो भी सियासतदान गुजरे हैं, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या दीगर सियासी जमातों से हो, उनके जो पैसों में बेबहा इजाफा है या उनके जो असासाजात हैं उनकी जो ज़्यादती है, उसका जवाब आप पब्लिक को कैसे देंगे? आई मीन कि छोड़ें नैब को, नैब तो जो करेगी कभी प्रूव हुआ नहीं हुआ, वापस आ गया निकल के जेल से, लेकिन पब्लिक को आप किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? देखिए बात यह है कि किसी के असासों में इजाफा होता है और वो उसको जस्टिफाई कर सकता है किसी कारोबार की मद में, या कोई विंडफॉल गेन की मद में, या कोई प्रॉफिट की मद में। कई दफ़ा ऐसा होता है, या फिर उनका कोई ऐसा मौरूसी कारोबार है, या
तो जाहिर है वो तो एक सवाल आता है जब कोई इंक्वायरी बनती है, लेकिन एक तरफ मैं हाथ मार के आपके हाथ से घड़ी उतार लूं, आपके उंगली से अंगूठी उतार लूं और फिर मैं कहूं कि जी नहीं मैं तो नहीं पकड़ी जा सकती, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूं, पेशावर को खंडर बना दूं, लेकिन हम ये कहें कि बीआरटी पे 5 साल स्टे रहेगा, 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, लेकिन बाकी सब पकड़े जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब 1988 में सूबाई असेंबली से मुंतखब होते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ वजारतें रखते हैं। अब आगे पता चलता है कि 500 अरब रुपए की वो करप्शन करते हैं। अब वो साबित हो ना हो अलग बात है, बट द क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है इन सियासतदानों के पास कि उनके पास इतना पैसा आ जाता है। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज स्टेटमेंट समझिए। देखिए पहली बात है कि अच्छा, लेकिन आज तक अच्छा जरदारी साहब पे आ जाएं, जिनको सबसे पहले इसका निशाना बनाया गया, कहाँ से शुरू हो जाएं आप, गुलाम इसाक खान से लेकर आज तक। फिर आपने देखा वो जो थे हमारे एहतसाब सैफुर रहमान साहब, उसके बाद आपने हसन वसीम अफजल देखे, तमाम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। अब कुछ के मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि फिर मैं तो फार्मूला पूछ रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता वो फार्मूला मुझे भी बता दें, हम पब्लिक को बता देते हैं, जो गरीब पब्लिक बेचारी पिसी हुई है उनको फार्मूला पता हो ताकि उनके पास पैसे आ जाएं। आपको डॉक्टर आसिम याद है? बिल्कुल, पता नहीं कितने 480 अरब के कितना उनके केस बना, अच्छा खासा उनके ऊपर इल्जाम। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हो सकता ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। इन पब्लिक को कैसे बताएंगे इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे का जो हम बात करें वो तो छुप ही नहीं सकता। 480 अरब को छुपाने के लिए भी कोई गार खोदनी पड़ेगी। 480 अरब जो है वो छुपने वाली, और अरबों में जो हम बातें करें वो अमाउंट्स ऐसी नहीं है कि उन्हें हजम कर दिया जाए, ये चंद करोड़ की बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, मैं आप पे कोई भी इल्जाम लगा दूं, क्या आपकी, अब मैं राजा परवेज अशरफ साहब की बात करती हूँ, मुझे याद है राजा रेंटल उनका नाम रख दिया गया था, पड़ गया था। सब समझते थे कि वो, मतलब मीडिया ने ऐसी विच हंट की, ऑपोजिशन ने की उस वक्त की, सबने की, नून लीग भी शामिल थी बीच में। लेकिन आज क्या हुआ आप बताएं कि मैं यही विच हंट आपके खिलाफ शुरू कर देती हूँ, कोई भी कर रहे, कोई एक अरबाब इख्तियार में से कर दे, और आपकी जो पर्सनल लॉस हो, आपकी इज्जत का लॉस हो, आपके जिंदगी के कीमती साल चले जाएं और आखिर में निकले क्या? ये तो कहते ना है ना इस मुल्क में क्या। अच्छा, अब जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, हम ये नहीं कहते अगर 480 अरब उन्होंने खाए हैं या शर्जील मेमन साहब के पास हैं या जितने भी अरब हैं, आप बेशक वापस लीजिए, लेकिन कोई प्रोसेस ऑफ लॉ तो हो। यहाँ बीआरटी का क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? आज 5 साल से स्टेज 10,000 दफा सवाल पूछ चुका हूँ, इसमें तो वाकई उसके ऊपर तो वो जो अच्छा एक्शन बनता है वो होना चाहिए। वो हम समझते हैं कि ठीक है वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन क्या उसी कंपनी को इस्लामाबाद के लुक्रेटिव ठेके दे देना, इसका क्या मतलब बनता है? एलडीए के ठेके लाहौर में आपको पता है किसके पास गए हैं, तो मुझे बताइए कि फिर ये आमिर कियानी साहब को भी तो 10 दिन अपने पास रखें, आप बाकी लोगों को भी तो रखें, ये आटा चीनी माफिया जो है इसको भी तो रखें। आप तो आए इस नारे पर थे कि एहतसाब होगा और इंसाफ होगा और मदीना की, ये मदीना की रियासत है? आप मुझे बताइए, जहाँ खुद रियासत के काजी इंसाफ की दुहाइयाँ करते फिरें, ये मदीना की रियासत है? तो हम जब ये पूछते हैं तो फिर आप देखें धमकियाँ आती हैं हमारी लीडरशिप को कि जान से मार दिया जाएगा, उस पर बात करें तो भी ब्लैकआउट हो जाएंगे। तो इसको कहीं आप पकड़ें, लेकिन आपको अक्रॉस द बोर्ड पर उस तरफ भी हाथ डालें, सिर्फ एक तरफ क्यों हाथ डालते हैं आप? देखिए अजमल वजीर साहब को भी उन्होंने किया, इब्राज ग्रुप का अजमल वजीर साहब का किया ना उन्होंने। अब ये मैं अजमल वजीर साहब का आई डोंट थिंक ही मैटर्स, वो पता नहीं किस तरह अपने खिलाड़ियों को वो पकड़ तो रहे हैं, ये बात वो बेचारे जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको मार दो चपेड़े, और जो बड़े बड़े माफिया के हिस्से हैं उनको लंदन जाने दो। अच्छा चलो, मेरा एक ज़िमनी सा सवाल है, अब इब्राज ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? बात ठीक है, उसके ऊपर बात बनती है कि इलेक्ट्रिक का मामला है, उसके ऊपर बात बनती है। अब वो पेपर्स लहराए गए, वो इंक्वायरी दबाई गई, क्यों? पकड़े जाने दें, इसका जवाब तो हम खैर इब्राज ग्रुप पर जो है वो क्यों पूछते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का नाम अमेरिका में देते हैं और नंबर्स देते हैं रेफरेंस के, ये आप और मैं कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो लिहाजा इस पर सवाल है, एहतसाब पर बहुत सवाल है। चलें, अब मेरा ज़िमनी सा सवाल है, क्योंकि हम इससे थोड़ा आगे निकलें, ये सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं बाय द वे? इसका मैं क्या जवाब दूं और क्या करे इलेक्शन डाले? मुझे इसका जवाब, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है या पैसा कमाने के लिए होता है, इस सब के लिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल। ये बाकी पार्टियों से सवाल आप सिर्फ हमसे ना पूछें, सबसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। ये सवाल सिर्फ सियासतदानों से ना पूछें। ये सवाल जो आपने मुझसे इससे पहले किया, पैसों की इंक्रीज, एसेट्स की इंक्रीज,
और इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्यों आते हैं और क्यों अमीर होते हैं, ये सवाल सबसे होना चाहिए। हम देखें तो शायद हम इधर ही आगे पीछे थोड़ा बहुत खड़े होंगे, लेकिन ये सवाल सबसे किया जाना चाहिए। सवाल सिर्फ सियासतदानों की जो एक बदनामी है और बेइज्जती है, बदनामी इसलिए क्योंकि वो बदनाम हो चुके हैं। और भी बहुत से एक इलेक्शन सूबाई या कौमी असेंबली का एक इलेक्शन लड़ने पे कितना खर्चा आता है पलूषा साहब? अब तो बहुत आता है, बहुत आता है। अब तो अच्छा, वो इतना सारा जो खर्चा आता है उसके बाद कोई ना कोई एक MNA की कितनी तनख्वाह होती है? अब मुझे इस वक्त आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं थी इतनी। अब भी उतनी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।